इस मूवी में हम कुछ खूंखार आदमखोर लोगों को देखेंगे जो एक वीराने जंगल में रहते हैं और वहां पर आने वाले सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारकर उन्हें खा जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के वीराने जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। ये लड़का सबसे पहले चट्टान पर चढ़ जाता है और उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम जीत गए, लेकिन अब मेरे को भी तो ऊपर खींचो। जब भी उस लड़की के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, जब तक वो कुछ समझती जब तक उस लड़के के शरीर को कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है और उस लड़की की रस्सी ऊपर खींचने लगता है। घबराकर वो लड़की फटाफट उस रस्सी को काट देती है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी उस लड़की का पैर एक नोकीली तार पर फंसता है और वो नीचे गिर जाती है और कोई उसे जंगल में खींच लेता है और सिर्फ उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद हम न्यूज में इस इलाके में हो रही घटनाओं के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर पहुंचने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। यहाँ पर आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। सीन बदलता है और 3 दिन बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस। ये लड़का एक मेडिकल स्टूडेंट है जो एक इंटरव्यू देने जा रहा था, जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इसे रास्ते में एक बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है। क्रिस अपनी गाड़ी से उतरता है और उसे एक दूसरे आदमी से पता चलता है कि रास्ते में एक केमिकल ट्रक के एक्सीडेंट होने की वजह से काफी लंबा जाम लगा है और शायद इस ट्रैफिक जाम को पीछे हटते हटते कई घंटे बीत जाएं। क्रिस अगर ट्रैफिक हटने का वेट करता तो उसका इंटरव्यू छूट जाता। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था जो वो कॉल करके अपने इंटरव्यू को पोस्टपोन करा सके, इसलिए वो जल्दी जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगता है। इस दौरान वो एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां पर एक अजीब सा आदमी था। ना ही उस गैस स्टेशन का कोई फोन काम कर रहा था और ना ही उस गैस स्टेशन के मालिक को कोई शॉर्टकट मालूम था। क्रिस वहां लगे एक पुराने मैप को देखता है जिसमें उसे एक शॉर्टकट रास्ता मिलता है, लेकिन उस रास्ते पर रेड मार्क हो रखा था। फिर भी क्रिस उसी रास्ते से होकर जाने का डिसाइड करता है और ये रास्ता वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से ही होकर गुजरता था। रास्ते में क्रिस को एक जानवर की लाश दिखती है। जब भी क्रिस की कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों का एक भयंकर एक्सीडेंट होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि क्रिस किसी तरह बच जाता है और उस गाड़ी में भी कोई नहीं था। शोर सुनकर उस गाड़ी के मालिक भी यहाँ पर आते हैं और क्रिस से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी और तुम्हें रास्ते में इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। क्रिस सबसे पहले उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी का जितना भी नुकसान हो गया है उसके पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी क्यों कर रखी है। यहाँ पर ये लोग उसे बताते हैं कि उनकी गाड़ी किसी नोकीली तार की वजह से पंचर हो गई है। जब भी उनकी दोस्त जैसी बताती है कि नहीं, शायद हमारी कार को किसी ने जानबूझ के पंचर किया है, हमें मदद के लिए पीछे वाले गैस स्टेशन पर जाना होगा। क्रिस कहता है कि कोई फायदा नहीं है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ का तो फोन भी काम नहीं करता और उस गैस स्टेशन का मालिक भी मेरे को काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद इवान और फ्रेंसिन गाड़ी के पास ही रुकने का डिसाइड करते हैं और बाकी लोग मदद ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक नेवला मरा हुआ मिलता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी ने बीच में से फाड़ दिया हो। फिर आगे चलकर इन्हें रास्ते में गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखते हैं। ये सब काफी अजीब था, इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं उधर फ्रेंसिन और इवान आपस में बात कर रहे होते हैं जब इवान को झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों में चला जाता है। फ्रेंसिन जब मुड़ के देखती है तो उसके पीछे तो इवान था ही नहीं। वो इवान को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है, लेकिन इवान का तो कुछ अता पता ही नहीं था। इसके बाद वो इवान को ढूंढने लगती है जब भी उसे इवान का एक जूता मिलता है। कुछ दूर आगे उसे एक कटा हुआ खान मिलता है जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाती है। जब भी पीछे से कोई नोकीली तार फ्रेंसिन के मुंह में घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। वहीं वो चारों मदद ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे थे। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक सुनसान जगह पर एक कैबिन मिलता है। इस जगह पर काफी सारी खराब गाड़ियां भी मौजूद थी, जो कि काफी अजीब बात थी। ये लोग मदद के लिए उस कैबिन का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उस कैबिन के अंदर तो कोई था ही नहीं। अब इन लोगों को मदद बुलाने के लिए कम से कम फोन चाहिए था और कार्ली को भी जोर से टॉयलेट लगी थी, इसलिए ये लोग उस कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। अंदर कैबिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। प्लेट में सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी अजीबोगरीब टूल्स थे। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां थी और ऐसे बहुत सारे सामान थे जिन्हें देखकर ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। कार्ली को टॉयलेट लगा था, इसलिए वो फटाफट टॉयलेट में चली जाती है। वहीं क्रिस वहां मौजूद फ्रिज को खोलकर देखता है तो उसे फ्रिज के अंदर बहुत सारे जार्स में इंसानों के शरीर के पार्ट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ जैसी को भी कमरे में वही नोकीली तारें मिलती हैं जिनसे उनकी गाड़ियां पंचर हुई थी। उधर कार्ली को भी टॉयलेट में बाथटब में एक कटा हुआ हाथ दिखता है। अब ये चारों समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक पल भी रुकना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ये लोग फटाफट उस कमरे से बाहर निकलकर भागने ही लगते हैं कि जब इस घर के मालिक भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग फटाफट उस कैबिन के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन पीछे वाला दरवाजा भी बंद था, इसलिए ये लोग इसी घर में छुप जाते हैं।
जब इस घर के मालिक भी अंदर आ जाते हैं और फ्रेंसिन की लाश यहाँ पर लाकर पटक देते हैं। ये वही आदमखोर थे जिनके बारे में हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया था। इसके बाद ये आदमखोर फ्रेंसिन की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने किसी इंसान के टुकड़े होते हुए देखकर ये चारों का दिल एकदम दहल उठता है, लेकिन ये लोग फिर भी बिना आवाज किए वहां पर चुपचाप छुपे रहते हैं और मौके का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जब वो आदमखोर फ्रेंसिन की लाश को खाकर सो जाते हैं, तब इनको एक अच्छा मौका मिलता है यहाँ से भागने का। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं कि जब भी उनमें से एक आदमखोर की नींद खुल जाती है, जिसे देखकर ये लोग तेजी से वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इनका पीछा करते हुए आदमखोर इनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी से आ जाते हैं। क्रिस बाकी लोगों से कहता है कि अगर हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो हमें इनकी गाड़ी चुरानी होगी। इसके बाद क्रिस एक प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग आदमखोर का ध्यान भटकाने के लिए क्रिस आदमखोर को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमखोर अपनी बंदूक से क्रिस के पैर पर गोली मार देता है और क्रिस घायल होकर गिर जाता है। जब स्कॉट भी दूसरी तरफ भागने लगता है और चिल्लाकर आदमखोर को अपनी तरफ बुलाने लगता है। उसे देखकर आदमखोर उसका पीछा करने लगते हैं। मौका पाकर कार्ली और जेसी क्रिस के साथ उन आदमखोर की गाड़ी चुरा लेते हैं और जिस तरफ स्कॉट भाग कर गया था उसी तरफ गाड़ी को लेकर जाते हैं ताकि वो लोग उसे बचा सके। स्कॉट इन लोगों की गाड़ी के पास अब पहुंचने वाला था, लेकिन जब ही उनमें से एक आदमखोर बहुत सारे तीर मारता है जो जाकर स्कॉट को लग जाते हैं और स्कॉट का काम तमाम हो जाता है। इससे पहले इन लोगों का भी यही हाल होता है, ये लोग यहाँ से कल्टी हो जाते हैं। वहीं वो आदमखोर स्कॉट की लाश को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यहाँ इन तीनों की किस्मत इतनी खराब रहती है कि कुछ दूर आगे जाकर इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिसकी वजह से इन्हें ये गाड़ी यहीं पर छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं उन आदमखोरों ने अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। ये तीनों चलते चलते एकदम थक जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। जब कार्ली की नजर वहाँ पर मौजूद एक वॉच टावर पर पड़ती है, जिसे देखकर ये तीनों एकदम खुश हो जाते हैं कि अब शायद हमें ऊपर कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी। ये तीनों फटाफट उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हालांकि ऊपर कोई आदमी तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इनके काम आ सकती थी। जैसी फटाफट क्रिस की चोट पर पट्टी बांधती है, वही कार्ली को भी एक रेडियो मैसेंजर मिलता है, जिसके जरिए ये लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जब भी क्रिस को वॉच टावर के नीचे वो तीनों आदमखोर दिखते हैं जो इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे। क्रिस फटाफट टावर के एंट्री गेट पर एक बड़ा सा बॉक्स रख देता है ताकि वो आदमखोर अंदर ना आ सके, और उस वॉच टावर की लाइटें बंद कर देता है ताकि आदमखोरों को ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं और वो यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो आदमखोर ऊपर पहुंचकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, जब भी रेडियो पर भी मैसेज आने लगता है। कार्ली फटाफट उन्हें अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन जब तक आदमखोर उस रेडियो की तार खींचकर उसे तोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, वो आदमखोर उस वॉच टावर के एंट्रेंस गेट पर आग लगा देते हैं। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि अगर ये लोग नीचे गए तो वो आदमखोर इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और अगर ये लोग ऊपर ही रहे तो ये लोग जलकर राख हो जाएंगे। इसके बाद ये तीनों उस वॉच टावर के बगल में जो पेड़ था वहां पर कूदने का डिसाइड करते हैं, और एक एक करके ये लोग उस पेड़ पर कूद जाते हैं। लेकिन वो आदमखोर भी कम नहीं थे, वो इन्हें वॉच टावर से पेड़ पर कूदते हुए देख लेते हैं, इसलिए उनमें से एक आदमखोर उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। उस आदमखोर को ऊपर आता हुआ देखकर ये तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं। क्रिस और जेसी तो दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्ली को दूसरे पेड़ पर जाने में डर लग रहा था और वो बेचारी उसी पेड़ पर रह जाती है, और वो आदमखोर ऊपर पेड़ पर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली का सर धड़ से अलग कर देता है। कार्ली की बॉडी नीचे आदमखोरों के पास गिर जाती है और उसका सर ऊपर पेड़ पर ही लटका रहता है। इसके बाद वो आदमखोर क्रिस की तरफ बढ़ता है। क्रिस जानता था कि वो इस तरह से भागकर तो इस आदमखोर से बच नहीं सकता, इसलिए वो एक पेड़ की मोटी सी टहनी को खींचकर पकड़ लेता है, और जैसे ही उस आदमखोर का ध्यान अपनी तरफ हटकाती है और जैसे ही वो आदमखोर जेसी के पास पहुंचता है, क्रिस उस पेड़ की टहनी को छोड़ देता है और वो टहनी जाकर आदमखोर को लगती है और वो आदमखोर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब इन लोगों को भागने का अच्छा मौका मिल जाता है और ये दोनों भागकर एक झरने के पास पहुंचते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। आदमखोर भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो इन्हें ढूंढ नहीं पाते। इसके बाद क्रिस और जेसी रात इसी झरने के पीछे बिताते हैं और सुबह उठकर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब इनको रोड पर एक पुलिस की गाड़ी दिखती है, लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पर आदमखोर भी आ जाते हैं और जेसी को पकड़कर क्रिस को नीचे धक्का दे देते हैं। क्रिस गिरते पड़ते किसी तरह पुलिस वाले की गाड़ी तक पहुंच जाता है और पुलिस वाले से मदद मांगता है। जब भी उस आदमखोर का एक तीर सीधे आकर पुलिस वाले की आंख में आकर लगता है और उस पुलिस वाले का भी काम तमाम हो जाता है। वो आदमखोर अब क्रिस को मारने के लिए नीचे आता है। क्रिस फटाफट उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमखोर जब नीचे आकर गाड़ी के नीचे देखता है तो क्रिस तो गाड़ी के नीचे था नहीं, इसलिए वो आदमखोर पुलिस वाले की लाश को उठाकर उस गाड़ी में रखता है और उस पुलिस वाले की गाड़ी को अपने अड्डे पर ले जाता है। इसी बीच क्रिस भी झाड़ी से निकलकर उस गाड़ी के नीचे लटक जाता है।
यहाँ कैबिन में सभी आदमखोर जैसी को काटकर उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। जब भी वो आदमखोर पुलिस वाली की लाश को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है, इसलिए जैसी की जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। यहाँ ये आदमखोर पुलिस वाली की लाश के टुकड़े करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वो आदमखोर जैसी को मारने के लिए बढ़ता है, जब भी क्रिस दरवाजे पर आग लगा देता है और उस गाड़ी को इनके घर में घुसाकर इनको कुचल देता है। क्रिस कार से निकलकर उनमें से एक आदमखोर के सीने में नोकीली चीज घुसा देता है। इसके बाद वो फटाफट जैसी के एक हाथ की रस्सी तो खोल देता है, लेकिन जब भी वो आदमखोर दोबारा उठ जाता है और क्रिस के ऊपर हमला कर देता है। जैसी वहाँ मौजूद उस आदमखोर के तीर से उसी को ही मार देती है। जैसी और क्रिस अब उस कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। क्रिस के पास जो गन थी उसमें सिर्फ एक ही गोली मौजूद थी, इसलिए क्रिस उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स पर निशाना लगाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और वो कैबिन उड़ जाता है। इसके बाद क्रिस और जैसी उन आदमखोर की गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं। आदमखोर की गाड़ी को आता हुआ देखकर स्टेशन का मालिक डर के मारे अंदर छुप जाता है, लेकिन उस गाड़ी में आदमखोर नहीं बल्कि क्रिस और जैसी थे। क्रिस गैस स्टेशन से वहाँ के मैप को लेता है और आगे निकल जाता है। वहीं दोबारा से हम कैबिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी पहुँचती है। पुलिस वाला गाड़ी से उतरकर वहाँ के हालात का जायजा ले रहा था कि जब भी पीछे से एक आदमखोर आता है और उस पुलिस वाले को मार डालता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के अलावा रॉन्ग टर्न के और भी कई सारे मजेदार पार्ट्स हैं, जिन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे को कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।